हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ विप्रा मलिक। वेलकम बैक टू माय चैनल विप्रा मलिक कॉमर्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और आप लोगों की सीयूईटी एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है वो भी अच्छे से चल रही होगी। तो जैसे कि बच्चों, मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं तो आपको आपके तीनों डोमेन सब्जेक्ट्स जो हैं, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज़ और अकाउंट्स, उन तीनों ही सब्जेक्ट्स की क्लासेस मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगी अपने चैनल पर। तो मैंने अकाउंट्स की कुछ क्लासेस करवाई हैं, अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आप उनको मेरे चैनल पर देख सकते हो। मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है अलग अलग सब्जेक्ट की। और अभी मैं आपको जो करा रही हूँ वो है बीएसटी की क्लासेस। तो बीएसटी में जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, तो उससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं वो ऑलरेडी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। आज जो हमारी क्लास होगी उसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड जो हमारे एमसीक्यूज हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? एफ.डब्ल्यू. टेलर एंड हेनरी फ्योल, दोनों का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो ये कौन से स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड है, या फिर मैं कहूँ कि कौन से स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से बिलोंग करते हैं एफ.डब्ल्यू. टेलर और हेनरी फ्योल? क्लासिकल, नियो क्लासिकल, मॉडर्न या फिर अर्ली पर्सपेक्टिव? तो ये दोनों ही किससे रिलेटेड है? क्लासिकल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड है। आपके जो एफ.डब्ल्यू. टेलर है ये आपके किससे रिलेटेड है? ये आपके साइंटिफिक मैनेजमेंट से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? साइंटिफिक से है। और हेनरी फ्योल आपके जनरल मैनेजमेंट से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, डैश डिनोट्स कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी एट द टॉप लेवल। यानी कि इसमें से किसका मतलब होता है कि जो अथॉरिटी है, जो पावर है, वो कहाँ पर ही रहेगी? वो सिर्फ टॉप लेवल तक ही कंसंट्रेटेड रहेगी। तो ऐसा कौन सा टर्म है, कौन से टर्म का मतलब होता है कि जो अथॉरिटी है, जो पावर है, उसका कंसंट्रेशन रहेगा एट द टॉप लेवल? तो क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन है, या फिर सेंट्रलाइजेशन है, या डेलीगेशन है, या फिर कोऑर्डिनेशन है? तो क्या होती है इसके लिए स्पेसिफिक टर्म? सेंट्रलाइजेशन। क्या मतलब होता है सेंट्रलाइजेशन का? जब पावर सिर्फ टॉप लेवल के हाथों में होती है, और जब पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाता है तब उसको क्या बोलते हैं? तब उसको डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हु वॉज द फाउंडर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट मूवमेंट? तो कौन थे साइंटिफिक मैनेजमेंट के फाउंडर? हेनरी फ्योल, या फिर किरण मजूमदार शॉ, या फिर मैक्स वेबर, या फिर फ्रेडरिक विंस्लो टेलर? कौन थे साइंटिफिक मैनेजमेंट मूवमेंट के फाउंडर? अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में भी आपको क्या बताया कि जो टेलर हैं, जो एफ.डब्ल्यू. टेलर हैं हमारे, ये किससे रिलेटेड हैं? ये हमारे साइंटिफिक मैनेजमेंट से रिलेटेड हैं। और जो हेनरी फ्योल हैं वो हमारे जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड हैं, है ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? किसने कौन थे फाउंडर साइंटिफिक मैनेजमेंट मूवमेंट के? फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, या फिर शॉर्ट में बोल सकते हैं एफ.डब्ल्यू. टेलर। तो चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 4। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? इसमें से कौन सा एक साइंटिफिक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल नहीं है? कितने हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल? 4 हैं। एक क्या है? कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, एक है हमारा हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, एक साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, और एक है हमारा डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल, है ना? तो इसका जो आंसर है वो होगा फंक्शनल फोरमैनशिप, क्योंकि फंक्शनल फोरमैनशिप जो है वो कोई साइंटिफिक मैनेजमेंट का कोई प्रिंसिपल नहीं है, सिर्फ एक टेक्निक है ना? साइंटिफिक टेक्निक है। क्या नहीं है? प्रिंसिपल नहीं है। प्रिंसिपल सिर्फ 4 हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, in today's world the principal aspirate d corps means? जो आज की दुनिया में जो एस्पिरिट डी कॉर्प्स नाम का एक प्रिंसिपल है जो कि हेनरी फ्योल ने दिया है, उसका मतलब क्या होता है?
एस्पिरिट डी कॉर्प्स का वैसे मतलब होता है टीम स्पिरिट, है ना, मतलब एक टीम की भावना के साथ काम करना, दैट इज एस्पिरिट डी कॉर्प्स। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो ऑप्शंस हैं उनके हिसाब से एस्पिरिट डी कॉर्प्स का मतलब क्या होगा। ऑर्गेनाइजेशन इज कमिटेड टू द एम्प्लॉयज एंड वाइस वर्सा, कि जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो एम्प्लॉयज के लिए कमिटेड होती है और जो एम्प्लॉयज होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए कमिटेड होते हैं। वाइस वर्सा का मतलब होता है इसी का जस्ट ऑपोजिट। नेक्स्ट है मेंटेनिंग हाई मोरल अमंग एम्प्लॉयज इज डिजायरेबल, यानी कि एम्प्लॉयज के बीच में, एम्प्लॉयज में हाई मोरल को मेंटेन करना जरूरी होता है, डिजायरेबल होता है। या फिर ये लेस फॉर्मलाइज्ड है और इसमें फ्लैटर कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर है। या फिर वर्कर्स कंसीव एंड इम्प्लीमेंट न्यू आइडियाज, कि वर्कर्स जो है वो नए आइडियाज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो जो प्रिंसिपल है एस्पिरिट डी कॉर्प्स, तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि जो एम्प्लॉयज हैं उनके उनमें क्या होती है, उनमें हाई मोरल होना चाहिए, तो तभी तो वो एक टीम में काम करेंगे। मैंने क्या मतलब बताया था इसका, टीम स्पिरिट बताया था कि जो एम्प्लॉयज हैं वो मिलकर एज अ टीम वर्क करते हैं। तो एज अ टीम वो कब वर्क करेंगे, जब उनका जो मोरल है वो हाई होगा, है ना। तो चलिए, यानी कि जब जो एम्प्लॉयज हैं वो सेटिस्फाइड होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स डिफर फ्रॉम प्योर साइंस प्रिंसिपल्स बिकॉज मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर, जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल होते हैं वो प्योर साइंस प्रिंसिपल से अलग होते हैं, क्योंकि जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं वो क्या है, वो वेग है, वेग यानी कंफ्यूजिंग है, या फिर वो इजी टू लर्न है, बहुत आसान है उनको याद करना, या फिर वो रिजिड है यानी कि जो चेंज नहीं होते हैं, या फिर वो सिचुएशन बाउंड होते हैं। बताओ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कैसे होते हैं, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स सिचुएशन बाउंड होते हैं, क्योंकि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो किस पर अप्लाई होते हैं, वो अप्लाई होते हैं ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर। और जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो सभी ह्यूमन बीइंग्स अलग अलग होते हैं, सभी ह्यूमन बीइंग्स का जो माइंड है वो अलग तरीके से वर्क करता है, सभी ह्यूमन बीइंग्स की अलग सोच होती है, इसीलिए जो मैनेजर है वो मैनेजमेंट प्रिंसिपल को एज इट इज अप्लाई नहीं कर सकता है, सिचुएशन के हिसाब से कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़ जाते हैं। ठीक है, तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल इसीलिए साइंटिफिक प्रिंसिपल से अलग है क्योंकि वो सिचुएशन बाउंड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज नोन एज द फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट, जनरल मैनेजमेंट के फादर किसको बोला गया है, हारोल्ड नूट्स को, या फिर एफ.डब्ल्यू. टेलर को, या गिलबर्ट को, या फिर हेनरी फेयोल को। तो किसको बोला गया, हेनरी फेयोल को। मैंने बताया भी था जनरल प्रिंसिपल्स किससे रिलेटेड है, हेनरी फेयोल से। कितने प्रिंसिपल्स बताए हैं हेनरी फेयोल ने, 14 प्रिंसिपल्स बताए हैं। आपको सारे ही प्रिंसिपल्स पता होने चाहिए, सबका नाम पता होना चाहिए, सबका मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, बाय प्रोफेशन एफ.डब्ल्यू. टेलर वॉज अ, एफ.डब्ल्यू. टेलर क्या थे, क्या प्रोफेशन था उनका, मैकेनिकल इंजीनियर थे, साइकोलॉजिस्ट थे, माइनिंग इंजीनियर थे, या फिर ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर थे। कौन थे एफ.डब्ल्यू. टेलर, एफ.डब्ल्यू. टेलर एक मैकेनिकल इंजीनियर थे जिन्होंने क्या बताए हैं, जिन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स बताए हैं। क्या बताए हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स बताए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, अकॉर्डिंग टू हेनरी फेयोल इफ दिस प्रिंसिपल ऑफ जनरल मैनेजमेंट इज वायलेटेड, हेनरी फेयोल के अकॉर्डिंग अगर ये मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल है वो वायलेट हो जाता है तो बताओ कि कौन सा है ना, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है तो हमें वो प्रिंसिपल आइडेंटिफाई करना है, किसका, हेनरी फेयोल का। तो क्या है, अथॉरिटी इज अंडरमाइंड, डिसिप्लिन इज इन जियोपार्डी, ऑर्डर डिस्टर्ब्ड एंड स्टेबिलिटी थ्रेटेंड, मतलब कुछ भी सही नहीं है। अथॉरिटी ठीक से काम नहीं करती है, डिसिप्लिन पर भी खतरा है, ऑर्डर भी सारा डिस्टर्ब्ड है, स्टेबिलिटी को भी खतरा है।
तो ये सारी चीजें जब वॉयलेट हो जाती हैं तो इसका मतलब ये कौन सा प्रिंसिपल है जो वॉयलेट हो रहा है? डिसिप्लिन है, यूनिटी ऑफ कमांड है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिर इक्विटी है? कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है? ये डिसिप्लिन है, क्योंकि डिसिप्लिन का मतलब ही होता है ना सब कुछ अच्छे से हो, है ना? सब लोगों को पता है डिसिप्लिन का मतलब क्या है। और यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है कि वन ऑर्डर फ्रॉम वन बॉस, मतलब कि एक ही बॉस से जब हमें ऑर्डर मिले, है ना, या सबऑर्डिनेट्स को ऑर्डर मिले। और अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि जब आप किसी को कुछ पावर देते हो, जब आप किसी को कुछ जिम्मेदारी देते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो, तो आपको उसी के रिलेटेड जो है कुछ वो भी दी जानी चाहिए, मतलब ये आपको देनी चाहिए क्या? अथॉरिटी, है ना, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ अथॉरिटी भी दी जाती है। इसके बाद आता है इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है सबके लिए फेयर जो है रूल्स होने चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10, गैंग प्लैंक इज रिलेटेड टू। गैंग प्लैंक किससे रिलेटेड है? सुपरविजन ऑफ वर्कर्स, या इंसेंटिव टू वर्कर, या फिर मोटिवेशन, या फिर कम्युनिकेशन। अगर आपने सारे प्रिंसिपल्स को डीपली स्टडी किया है तो आप बता पाओगे कि गैंग प्लैंक किससे रिलेटेड है। गैंग प्लैंक आपका कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। कैसे? आपका एक हायरार्की से रिलेटेड प्रिंसिपल होता है ना, हायरार्की से रिलेटेड एक प्रिंसिपल होता है स्केलर चेन, है ना। एक प्रिंसिपल है आपका, क्या है? स्केलर चेन। तो स्केलर चेन का मतलब है कि जब एक अथॉरिटी, मतलब एक ऑर्डर ऑफ अथॉरिटी फॉलो किया जाता है, जैसे एक ए है जो सबसे ऊपर के लेवल पर काम करता है, एक बी है, एक सी है, ऐसे इधर साइड डी है, ई है और एफ है। तो इनको ऐसे जब बात करनी होती है तो ऐसे एक ऑर्डर में घूमकर जाना पड़ता है, एक जो है लेवल फॉलो करना पड़ता है। तो कभी मान लो कि इसको सी को एफ से डायरेक्ट बात करना पड़ जाए, या मान लो सी को ई से डायरेक्ट बात करना पड़ जाए, तो यानी कि स्केलर चेन को जब फॉलो ना करके एक शॉर्ट रूट जो है अपनाया जाए, दैट इज शॉर्टकट और शॉर्ट रूट नोन एज गैंग प्लैंक, उसको बोला जाता है गैंग प्लैंक। तो गैंग प्लैंक किससे रिलेटेड हुआ? कम्युनिकेशन से रिलेटेड हुआ, है ना, क्योंकि बातचीत करने के लिए ना, किसी अर्जेंट वर्क के लिए बात करने के लिए कोई तरीका अपनाया है, तो दैट इज रिलेटेड टू व्हाट? कम्युनिकेशन, है ना, बात ही तो करनी है। तो ये किससे रिलेटेड हुआ? कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डैश टेक्निक ऑफ टेलर सेपरेट्स प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन। दो तरीके के फंक्शंस होते हैं, प्लानिंग फंक्शन, एग्जीक्यूटिव फंक्शन। तो कौन सी टेक्निक है टेलर की जो सेपरेट कर देती है प्लानिंग और एग्जीक्यूटिव फंक्शन को? सिंप्लीफिकेशन है, या फटीग वर्क है, या स्टैंडर्डाइजेशन है, या फंक्शनल फोरमैनशिप है? बताओ, नाम से ही पता चल रहा है सिंप्लीफिकेशन, यानी कि दोनों टाइप के फंक्शंस को डिफरेंट अलग कर देना, सेपरेट कर देना, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, which principle of management states that there should be a place for everything and everything should be in its place? यानी कि वो कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है जो ये कहता है कि देयर शुड बी अ प्लेस फॉर एवरीथिंग, कि हर चीज के लिए एक जगह होनी चाहिए, एंड एवरीथिंग शुड बी इन इट्स प्लेस, और सारी चीजें अपनी जगह पर होनी चाहिए। मतलब हर चीज के लिए एक जगह होनी चाहिए और सारी चीजें अपनी जगह पर होनी चाहिए, मतलब सब कुछ एक ऑर्डर में होना चाहिए, है ना। तो ये कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कहता है? डिसिप्लिन कहता है, ऑर्डर कहता है, या एस्पिरिट डी कॉर्प्स कहता है, या फिर इक्विटी कहता है? तो कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है जो ये कहता है कि अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग शुड बी इन इट्स प्लेस? ओके, तो बताओ कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है? ना तो डिसिप्लिन आपका इससे रिलेटेड है, ना स्पिरिट डी कॉर्प्स है, ना इक्विटी है। किससे रिलेटेड है? ये ऑर्डर से रिलेटेड है ना। सब चीजों का एक क्या होना चाहिए? एक ऑर्डर होना चाहिए, एक व्यवस्था होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ASME? ASME की फुल फॉर्म आपको बतानी है। देखो, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा मैंने कि ASME की क्या फुल फॉर्म होती है, और कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से भी आ जाएगा कि ASME में
एम किसको डिनोट करता है बताओ? इस तरीके से भी आ सकता है, तो फुल फॉर्म याद होनी चाहिए आपको। तो क्या फुल फॉर्म है ASME की? अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स। क्या है? अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स। ये मत सोचना कि जो बुक में लिखा हुआ है एज इट इज आपको वही मिलेगा, थोड़ा कुछ अलग भी देखने को आपको मिल सकता है, ठीक है, यानी आपके सिलेबस से थोड़ा ज़्यादा। तो द ईयर इन विच द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट पब्लिश्ड, जो बुक थी FW टेलर की प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, वो कौन से साल में पब्लिश हुई थी? 1811, 1922, 1911 या फिर 1910? तो जो ये बुक है ये कौन से ईयर में पब्लिश हुई थी? ये आपका क्वेश्चन है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। तो कब पब्लिश हुई थी ये बुक? 1911 में पब्लिश हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अमन द मैनेजर ऑफ ABC लिमिटेड ग्रांटेड 1 month मेडिकल लीव to a supervisor with pay and the same to a accountant without pay। अमन जो है एक मैनेजर है ABC लिमिटेड का, उसने क्या किया? एक सुपरवाइजर को छुट्टी दे दी, ठीक है, 1 महीने की मेडिकल लीव दे दी और उसको विद पे दी उन्होंने, यानी कि वो पैसा भी उसके लिए पे करेंगे उस छुट्टी के टाइम का भी, ठीक है, सैलरी देंगे उसको। लेकिन उसी टाइम पर उन्होंने एक अकाउंटेंट को भी छुट्टी दी, लेकिन जो अकाउंटेंट को छुट्टी दी है वो विदाउट पे दी है, ठीक है, यानी कि उसके लिए उन्होंने उसको कोई पैसे पे नहीं किए। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है? यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है जो वॉयलेट हो रहा है, रिम्यूनरेशन या एस्पिरिट डी कॉर्प्स या इक्विटी या फिर डिसिप्लिन। तो बताओ यहाँ पर कौन सा प्रिंसिपल वॉयलेट हो रहा है? इक्विटी। क्यों हो रहा है इक्विटी? क्योंकि 2 अलग अलग एम्प्लॉयज के साथ अलग अलग तरीके का ट्रीटमेंट किया जा रहा है। मतलब कि इक्विटी जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो क्या कहते हैं कि सारे एम्प्लॉयज बराबर है ना, सारे एम्प्लॉयज एक बराबर हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया? ये एक एम्प्लॉय को छुट्टी के लिए पैसा दे रहे हैं और एक एम्प्लॉय को वो विदाउट पे छुट्टी दे रहे हैं। तो ये क्या हुआ? ये तो फर्क हो गया उनके बीच में, है ना, अनजस्टिस हो गया। तो यहाँ पर कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वॉयलेट हो रहा है? इक्विटी। क्यों? रिम्यूनरेशन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि रिम्यूनरेशन का मतलब होता है कि जिस पोजीशन पर, जिस पोस्ट पर आप वहाँ पर काम करते हो किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपको जो पैसा मिलता है वो आपको उतना ही मिलना चाहिए जितना उसी सेम तरीके की दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते तो आपको कितना पैसा मिलता। अगर आपको उतना फेयर रिम्यूनरेशन मिल रहा है तो फिर ठीक है, अदरवाइज ये प्रिंसिपल वॉयलेट हो रहा है। तो ये जो रिम्यूनरेशन का प्रिंसिपल है ये आपके सैलरी से रिलेटेड है ना, कि आपको जो सैलरी या वेजेस मिल रहे हैं, एम्प्लॉयज को जो सैलरी या वेजेस मिल रहे हैं वो फेयर है या फिर नहीं है। और एस्पिरिट कॉर्प्स जो है वो आपका टीम से रिलेटेड होते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बोला, तो टीम से रिलेटेड तो ये नहीं है और ना ही ये डिसिप्लिन से रिलेटेड है। तो किससे रिलेटेड है? यहाँ पर पार्शियलिटी हो रही है, इसलिए ये इक्विटी से रिलेटेड है। यहाँ पर क्या वॉयलेट हो रहा है? यहाँ पर इक्विटी वाला प्रिंसिपल जो है वो वॉयलेट हो रहा है, ठीक है बच्चों। एक तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या करना है कि आपको जितने भी हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स हैं सबके नाम याद कर लेने हैं, सबको एक बार अच्छे से रीड कर लेना है। ऐसे आपको FW टेलर के जो प्रिंसिपल्स हैं, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं या जितनी भी टेक्निक्स हैं उन सबको आपको अच्छे से एक बार पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद MCQs की प्रैक्टिस करनी है ताकि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में से कुछ भी क्वेश्चन आए तो आप उसको छोड़े नहीं, ठीक है। तो चलिए अब आज की क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे। अब मैं नेक्स्ट क्लास फिर लेकर आऊँगी, उसमें हम कुछ और MCQs डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड। तो चलिए स्टूडेंट्स, अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द क्लास।